नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई कैसे दें, रिप्लाई को कैसे ड्राफ्ट करें और रिप्लाई को कैसे भेजें। क्योंकि देखिए आर्बिट्रेशन का जो नोटिस होता है सेक्शन 21 में या सेक्शन 11 में या फिर कंसिलिएशन में 62 में, तो ऐसे नोटिस का ऑब्जेक्शन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बैंक ने आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजी है और अगर आपको आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आर्बिट्रेशन में नहीं जाना है और आपको सेटलमेंट करना है और आपको समय चाहिए, तो आपको इस आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन यानी कि विरोध अपना जाहिर करना पड़ेगा, अपना एक असहमति पत्र बैंक को देना पड़ेगा। बैंक को अगर असहमति पत्र ऑब्जेक्शन लेटर आप नहीं देंगे तो बैंक के द्वारा कराया जाने वाला जो आर्बिट्रेशन है उसकी जो प्रक्रिया है वो आप पे अक्षरशः लागू होगी। अब मैंने यहाँ पर एक शब्द अक्षरशः का इस्तेमाल किया है। अक्षरशः का मतलब होता है लिटरली, जैसा जो आदेश दिया जाएगा आर्बिट्रेटर के द्वारा वो आपको पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अब उस आदेश में क्या अक्षरशः आदेश होता है, देखिए उसमें ये होता है जो आउटस्टैंडिंग जो क्लेमेंट अमाउंट होता है, उस क्लेमेंट अमाउंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब मान के चलिए कि आपका 2.5 लाख रुपए का बकाया है और आप सोचिए कि केवल 2.5 लाख रुपए ही आउटस्टैंडिंग है तो हमको 2.5 लाख ही देना है, लेकिन आपको 2.5 लाख के अलावा और भी पैसे देने होते हैं। अगर अवार्ड इशू हो गया, अगर आर्बिट्रेशन की नोटिस आई और आपने उसका समय रहते ऑब्जेक्शन नहीं दिया, अब मान के चलिए नोटिस आपको 10 तारीख को आई, आपको 1 हफ्ते का समय दिया गया, 1 हफ्ते में आप अगर अपीयर होने की बात कही जाती है और 1 हफ्ते से पहले आपने उसका ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो फिर उसके टर्म एंड कंडीशन आपके ऊपर लागू होंगे। अब अक्षरशः उसमें क्या क्या आदेश होता है, एक तो उसमें जो क्लेमेंट अमाउंट होता है 2.5 लाख रुपया वो तो देना पड़ेगा, साथ ही साथ जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की प्रक्रिया में जो पैसे खर्च होते हैं उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर की फीस और लिटिगेशन फीस। तो मान के चलिए 10-12 हज़ार 15 हज़ार जो भी बैंक लगाए एडिशनल खर्च वो देना पड़ेगा। प्लस उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली बात ये होती है कि 40% से लेकर के 48% तक पर एनम का इंटरेस्ट भी वो लगाते हैं। तो मान के चलिए कि जो आपको 2.5 लाख रुपए देने थे उसके अलावा आर्बिट्रेटर का चार्ज, लिटिगेशन का चार्ज यानी मुकदमे का चार्ज, प्लस उसमें जो सालाना ब्याज आपको, तो ये लिटरली अक्षरशः पूरा का पूरा पालन आपको करना ही होगा अगर आपने समय रहते इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो ऑब्जेक्शन कैसे करना है, अगर आपको ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट करने आता है तो आप ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट कर लीजिए, लेकिन उसमें बड़ी सावधानी से सारी बातों को अच्छे से लिख करके बैंक को मेल करें। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, वो आर्बिट्रेटर को भेज देते हैं। आर्बिट्रेटर को नहीं भेजना है क्योंकि आर्बिट्रेटर का आपसे अभी कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका डिस्प्यूट बैंक के साथ चल रहा है। तो आप आर्बिट्रेटर को ऑब्जेक्शन भेज करके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप बैंक के मेल आईडी पे मेल करिए, तब जाकर के इसका कोई मतलब होगा। ऑब्जेक्शन को ड्राफ्ट करते समय उनमें सारी बातों का होना ज़रूरी है। अगर आपको ऑब्जेक्शन लेटर ड्राफ्ट करने नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके अपना ऑब्जेक्शन लेटर ड्राफ्ट करा सकते हैं विथ लीगल जो फीस होती है वो पे करके। तो इस ऑब्जेक्शन लेटर का होना जरूरी है। अब कैसे करना है, जब आपने ड्राफ्ट कर लिया या करवा लिया तो अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से इसको समय रहते ही आप बैंक के मेल आईडी पे ही आपको मेल करना है। देखिए क्या होता है, कभी कभी आर्बिट्रेशन की नोटिस आपको बाई पोस्ट मिल जाती है और या तो कभी कभी बाई आपको ईमेल मिलता है। जब बाई ईमेल मिलता है तो जिस मेल आईडी से आपको आई होती है आपको उसी मेल आईडी पे
आपको उसको भेजना है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बैंक में जब लोन लेते हैं या फिर डिटेल लेते हैं तो उस समय कुछ और ईमेल आईडी दे देते हैं, लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि बैंक उस पर अपने नोटिस वगैरह भेजने लगती है। तो जिससे कि आपके मन में एक डर हो जाता है कि हम उस ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें नोटिस की बाध्यता हो जाएगी, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें जवाब देना पड़ेगा। तो वो बार बार फिर दूसरे मेल आईडी से अपना काम चलाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो मेल आईडी आपने दिया हुआ है उसी मेल आईडी को आपको यूज करना है और अपना जो ऑब्जेक्शन है वो उसको भेजना है। कब भेजना है? समय रहते भेजना है। अगर आपकी हियरिंग 1 हफ्ते बाद 15 दिन के बाद एक फिक्स डेट पे यानी कि 1 नवंबर को आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की या कंसिलिएशन का सेक्शन 62 में, और आपको कहा गया है कि 20 नवंबर की आपकी फर्स्ट हियरिंग है, तो आप 1 नवंबर से 20 नवंबर के पहले तक आप ऑब्जेक्शन लेटर दे दीजिए। ऑब्जेक्शन लेटर देने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बैंक अवार्ड इशू कराता है और वो आपके सिविल कोर्ट में आता है तो उस अवार्ड का जो आपने ऑब्जेक्शन किया है वो एविडेंस के रूप में रहेगा कि सर हमने तो इसमें ऑब्जेक्शन कर दिया था कि हमें ये आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो मान्य नहीं है, हमारे द्वारा एक्सेप्ट नहीं है, हम इसका ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। अब बैंक ने एक साइडेड वन साइडेड एक्स पार्टी या फिर अपने मनमाने तरीके से इसमें अवार्ड इशू कराया है, तो इसमें बैंक की गलती है, हमारी गलती नहीं है। तो वहाँ भी वो अवार्ड नल एंड वाइड यानी कि वो कैंसिल होने के योग्य हो जाएगा और उसमें फिर आपका केस मीडिएशन में विधिक सेवा प्राधिकरण में जाएगा, जहाँ पर मीडिएशन होता है, ADR जिसको बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, और वहाँ पर दोनों पक्षों को बैठा करके अनसिक्योर्ड लोन के मामले में कह रहे हैं, सिक्योर्ड लोन के मामले में नहीं कह रहे हैं, वहाँ पे आप दोनों का मीडिएशन हो जाएगा और फिर आप लोग का जो भी है मामला सॉर्ट आउट होकर के आपका सेटलमेंट हो जाएगा और वहाँ भी आपको अच्छा खासा सहूलियत मिल जाएगा। आपको 4 से 5 से 6 इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा और फिर आप वहाँ पे पैसा अपना इंस्टॉलमेंट वाइज पे करके आप सेटलमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आर्बिट्रेशन आपका जो अवार्ड है वह लागू नहीं होगा। तो ये तब लागू नहीं होगा जब आपने समय पे पहले आपने ऑब्जेक्शन किया होगा। अगर आपने ऑब्जेक्शन समय रहते नहीं किया है तो फिर ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग आप पे लागू होगी और अक्षरशः यानी कि लिटरली जो आदेश दिया जाएगा, अवार्ड में जो बातें कही जाएंगी वो आपको फॉलो करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो आपके लिए मामला गड़बड़ हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए जो भी लोन लिए हुए हैं, जिनके साथ भी ऐसी समस्या हो रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।